प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि यह प्रकृति का नियम है, लेकिन प्रकृति के नियमों में भी बदलाव जरूरी है। अच्छा, और मान लो जैसे रवीश कुमार जी कितनी गमगीन माहौल में न्यूज़ एंकरिंग करते हैं या कोई भी समाचार देते हैं, जैसे मान लो उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, पुत्र रत्न की प्राप्ति पर भी रवीश कुमार जी यह बोलेंगे, देखिए कैसे एक छोटा सा नवजात शिशु चिंगाड़े मार मार कर रो रहा है, इसके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था करी है। क्या इसे हंसने का अधिकार नहीं है? क्या यह मुस्कुराकर अपनी माँ का प्रथम दर्शन नहीं कर सकता है? क्यों? सरकार ने इसके लिए क्या व्यवस्था करी कि एक नवजात बालक पैदा होते ही उसे रोना पड़ रहा है? क्या सरकार इसमें अपना निवेश नहीं कर सकती है कि पैदा होते ही बालक हंसे, मुस्कुराए, अपनी माँ का प्रथम आलिंगन करे? सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। मेरा सरकार से निवेदन है कि नवजात शिशुओं के ऊपर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। आज यह बालक रो रहा है तो कल इस बात का मुझे भरोसा कौन दिलाएगा कि यह बालक नहीं रोएगा। हो सकता है यह कल भी रोए और आने वाले जीवन में लगातार रोता रहे। तो उसके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है? सरकार हर उस पहलू को छोड़ देती है, हर उस तबके को छोड़ देती है जो रो रहा है। सरकार को हंसते खिलखिलाते हुए चेहरे तो बहुत दिख जाते हैं, पर रोता हुआ एक नवजात नहीं दिखाई देता है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि नवजात के लिए अवश्य आकलन करें और अपने आंकड़ों की दोबारा से समीक्षा करें कि कितने नवजात रो रहे हैं, कितने नवजात हंस रहे हैं। प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि यह प्रकृति का नियम है, लेकिन प्रकृति के नियमों में भी बदलाव जरूरी है। जिस प्रकार आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, जिस प्रकार आप बाबा भीमराव अंबेडकर की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, उसी प्रकार आपको प्रकृति के इस नियम में भी संशोधन करना पड़ेगा कि नवजात शिशु को आते ही इस धरा पर, इस भू पर चिंगाड़े मार कर रोना पड़ेगा। उसके माँ के दिल पे क्या बीतती होगी जो प्रथम दृष्टया अपने पुत्र को रोता हुआ देखती है। मेरा तो दिल पसीज गया, मेरा पुत्र धरती पर आते ही रोने लगा। क्या मेरी ही तरह उसकी भी नियति लिखी हुई है? जिस प्रकार मैं आजीवन रो रहा हूँ, क्या वह भी आजीवन रोता रहेगा? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या मैं, पूर्णतया मैं, सिर्फ मैं, या कोई और जो सिर्फ अपनी बातों से बहला फुसला रहा है? मेरी इशारा आप समझ गए होंगे। नाम लेना काफ़ी नहीं है या नाम लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यह बात उस व्यक्ति तक पहुंच जाए जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है, तो मैं अपना जीवन सफल समझूंगा। धन्यवाद दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको मेरा यह प्राइम टाइम शो बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों ऐसा है रवीश कुमार का कैरेक्टर। तो उनके कुछ मैं पॉइंट्स उनके ऊपर बताना चाहूँगा कि मान लो रवीश कुमार जी को एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जॉब मिलती। इतना बेरोज़गारी का माहौल चल रहा है, लोग बीएससी एमएससी क्या क्या डिग्रियां लेके कर रहे हैं चतुर्थ कर्मचारी के लिए भी। और मान लीजिए रवीश कुमार जी को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सरकारी नौकरी मिल जाती, तो वो हमेशा ये बोलते हैं कि देखो क्या अन्याय हुआ है, कैसा अन्याय हुआ है, हमारी इन डिग्रियों की क्या वैल्यू रही, क्या हमने ये डिग्रियां करी, अब इन डिग्रियों का हम क्या करें, अब हम इन्हें क्या फेंक दें, अब हम इन्हें क्या जला दें, अब हम इन्हें क्या किसी को दे दें, अब हम इन्हें क्या बेच दें, अब हम इन्हें क्या गाय को खिला दें। हमें तो नौकरी 10 के सर्टिफिकेट के आधार पर ही दी गई है, हमें तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नौकरी मिली।
भले ही टेस्ट उन्होंने दिए होंगे, नहीं हो पाया या जो भी है। अब मान लो उन्हें एक अच्छे अधिकारी के पद पर नौकरी मिल जाती है, तब उनका क्या होगा विचार या वक्तव्य कि देखिए हमने MSc कर रखी है, हम किसी विश्वविद्यालय में प्रवक्ता की तैयारी करना चाहते थे, PhD करना चाहते थे, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति उसको वहन नहीं कर सकती थी, इसलिए हमने यह नौकरी चुनी। लेकिन इस नौकरी करने का क्या फ़ायदा? हमारे नीचे बैठा हुआ एक क्लर्क, एक चपरासी हमसे ज़्यादा आनंद का जीवन जी रहा है, हमसे ज़्यादा उसकी आमदनी हो रही है। हमें यहाँ इतना तनाव है कि हम यहाँ का काम ही अपने पूरे दिन में पूरा नहीं कर पाते हैं, और हमारा नीचे जो कर्मचारी है वह यहाँ काम करने के साथ साथ बाहर भी 2-2 धंधे चला रहा है। ये कैसा अन्याय है? इस सरकार को सोचना चाहिए। अधिकारी वर्ग के साथ इतना भेदभाव क्यों? अब मान लो रवीश कुमार जी बन जाते IAS, हैं तो वो पत्रकार, लेकिन उनकी कल्पना करता हूँ मैं कि अगर वो ऐसे ऐसे पदों पे होते तो उनके क्या क्या स्टेटमेंट्स रहते। अगर वो IAS होते तो रवीश कुमार जी कहते, मैंने भारत की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास करके इस पद पर अपनी उपस्थिति दर्ज की है। आज मैं देश का सर्वोच्च प्रशासनिक या जो भी परीक्षा वाली टेस्ट हैं जिन्हें लोग कठिन मानते हैं, जिसमें बोलते हैं कि भैया मुखर्जी नगर में तुम्हारे जूते घिस जाएंगे, तुम्हारे सर के बाल निकल जाएंगे, मैंने उस परीक्षा को भी पास किया और मैं DM बनाऊँ। लेकिन क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा? सरकार ने ऐसा ढांचा बना रखा है, ऐसा संस्थागत ढांचा है कि एक IAS को एक सांसद के साथ हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। जब हमने क्विंटल भर भर के किताबें पढ़ रखी हैं तो हम फिर एक सांसद की हाँ में हाँ क्यों मिलाएं? पर मजबूरी है, हमें मिलानी पड़ रही है। मैं सरकार से चाहता हूँ, सरकार से निवेदन करता हूँ कि यह कैसी लीपापोती है कि एक IAS को भी किसी की बात सुननी पड़ रही है। इतना पढ़ रखा है, इतना पढ़ रखा है, क्या उसे भी किसी के निर्देशन की ज़रूरत है? सरकार को इस बारे में अवश्य सोचना चाहिए। अब प्रधानमंत्री तो नहीं बनाता हूँ तो अगर रवीश कुमार जी प्रधानमंत्री बन जाएं तो उसमें भी पक्का वो यही कहेंगे कि देखिए हम चुनाव जीतकर बहुमत लेकर प्रधानमंत्री बने हैं, फिर भी देश की जनता को हमारा विरोध कर रही है, हमारे देश की जनता को हमारा विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है, हम बहुमत लेकर प्रधानमंत्री बने हैं। हाँ, हमारे निर्णय कुछ सफल कुछ असफल हो सकते हैं, यह मानव जाति का, मानव धर्म का कर्तव्य है। कर्म करते जाए, सही या गलत होना न होना ये भाग्य भविष्य के ऊपर निर्भर करता है। तो ये प्रधानमंत्री होते तो पक्का रवीश कुमार जी यही कहते, बाकियों के लिए तो एग्जैक्ट है। कैरेक्टर को कोई समझ ही नहीं सकता है, न कैरेक्टर में कोई घुस सकता है। कैरेक्टर रवीश कुमार इज़ ए क्या बता दो फंडामेंटल क्राइसिस वाला रवीश कुमार बना हुआ है कि हमारे साथ में कुछ एक आध होता है हर क्लास में, हर स्टूडेंट ना, यार तू रो तू रहा हमें साला पूरी ज़िंदगी भर रोता रहता है, इसमें भी रोना उसमें भी रोना, बैटिंग मिल गई तो रोना, बॉलिंग मिल गई तो रोना, फील्डिंग मिल गई तो रोना, तुझे बॉलिंग दे दो तो रोना, कीपर बना दो तो रोना, तू कैच पकड़ ले तब भी रोएगा, तू कैच छोड़ दे तब भी रोएगा, तू आउट कर दे तब भी रोएगा, तू आउट ना करे पिट जाए तब तो तूने रोना ही रोना। तो इस प्रकार के रवीश कुमार जी के कैरेक्टर पर बनाया गया हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें बिना भूले। इसी प्रकार हम और भी कई लोगों पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते रहें, तो इसको दिल पे न लें, ये हमारा व्यक्तिगत ओपिनियन एक व्यंग्यात्मक रूप में है। ओके, धन्यवाद।